Hello everyone. Today we are going to study the lesson The Black Aeroplane. तो इस लेसन में हमें बताया गया है कि जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और अगर हम खुद पे बिलीव करते हैं और अगर हम भगवान पे बिलीव करते हैं तो हम उस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। तो हमें हमेशा खुद पर फेथ रखना चाहिए। इस स्टोरी में ऐसा होता है कि एक पायलट होता है जो कि अपना प्लेन चला रहा होता है। वो किसी स्टॉर्म में, किसी तूफान में जाके फंस जाता है। तो फिर कोई दूसरा प्लेन आकर उसकी मदद करता है। फिर वो कैसे मदद करता है, कैसे फंस जाता है, वो क्यों फंस जाता है, ये सब हम इस स्टोरी में देखेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, हम इसको जल्दी से कवर कर लेंगे। ओके, तो ये स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट फ्लाइट, वो हमने पहले ही कवर कर लिया है। उसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वगैरह भी हो चुके हैं, तो आप वो देख लीजिएगा जाके वीडियो। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये है द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky. Above me, there wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. तो ये जो पायलट है ये बोलते हैं कि रात हो रही थी और तारे चमक रहे थे और जो स्काई था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये ऐसा समय था जहाँ सब सो रहे थे और वो अकेला अपना प्लेन उड़ा के, जिसका प्लेन का नाम डकोटा था, वो उड़ाते उड़ाते फ्रांस जा रहा था। उसको अपने फैमिली से मिलने की बहुत एक्साइटेड थी और वो बहुत एक्साइटेड था कि वो अपनी वेकेशन फैमिली के साथ स्पेंड करेगा, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, बहुत यादें बनाएगा। बहुत दिनों बाद वो अपनी फैमिली को मिल रहा था। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota, DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England over. तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। वो कैसे जा रहा था? वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, तो वो जब वो टाइम देखता है तो 1:30 इन द मॉर्निंग, जो रात के होते हैं, मतलब यहाँ मॉर्निंग लिखा है, मतलब 12, जो मिडनाइट 12 होता है उसके बाद जो 1:30 होता है, जब हम सब सोए रहते हैं, वो दोपहर का 1:30 नहीं, जब आप लोग स्कूल में होते हो वो नहीं, जब हम रात को सोए रहते हैं वो 1:30। तो यहाँ इधर लिखा है 1:30 इन द मॉर्निंग। तो 1:30 बज रहे होते हैं और फिर वो पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करता है और वो अपने प्लेन का नाम बताता है कि मैं डकोटा DS-088 इस मॉडल से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ऐसा वो बताता है। तो The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS-088 over. तो ये बोलता है पायलट कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। और उसके सामने से उसको रिप्लाई मिलता है कि मैं आपको सुन सकता हूँ, आप टर्न ले लो आगे से 12 डिग्री से। और फिर वो ओवर बोलता है और वो ऐसा बोलने के बाद दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो ओवर हो जाती है ना। तो ऐसी इन दोनों की कन्वर्सेशन हुई। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो वही
उन्होंने जैसे इनको गाइड किया पायलट को, उन्होंने 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न ले लिया, इंग्लैंड की तरफ. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. तो उसको लग रहा था वाओ मैं घर पे जाऊंगा, टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा, सबसे मिलूंगा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अ गुड बिग टेस्टी डिलीशियस डिलेक्टेबल, मज़ेदार स्वादिष्ट, हाथों को भी खा जाऊंगा मैं मेरे ब्रेकफास्ट के साथ. मैं अपनी उंगलियां चाटते रह जाऊंगा, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट आज मैं खाने वाला हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए. ये ऐसा पायलट वो फील कर रहा था. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. तो पेरिस 150 किलोमीटर्स पहले था, मतलब पेरिस से इंग्लैंड जा रहे थे ना, फ्रांस से इंग्लैंड. ठीक है, पेरिस जो है वो इंग्लैंड की सॉरी पेरिस जो है वो फ्रांस की कैपिटल है. ठीक है, यार लिख देती हूँ. पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ओके, ये उधर चला गया. ठीक है, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. ओके, तो यस, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे थोड़ा सा. हाँ, तो पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. तो पेरिस 150 किलोमीटर, पेरिस से 150 किलोमीटर्स आगे ये आ गए थे. स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज. आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take that risk. Okay, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पेरिस के 150 किलोमीटर्स आगे ये आ गए और अब सामने इनको काले बादल दिखते हैं और काले बादलों की वजह से प्लेन उड़ाने में भी दिक्कत होती है. तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है कि इतने सारे बादलों के ऊपर से या नीचे से मैं जाऊँ, पर मेरे पास इतना मतलब इनफ फ्यूल है कि मैं वापस पेरिस जाके पेट्रोल वगैरह भरूँ. पर उन्होंने बोला अरे यार मुझे 150 किलोमीटर फिर से पीछे जाना पड़ेगा, तो कितना टाइम चला जाएगा, फिर मैं तो मेरे फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाऊँगा और मुझे तो वो ब्रेकफास्ट खाना है. मैं ब्रेकफास्ट का बहुत भूखा हूँ. मैं इतने दिनों बाद जा रहा हूँ वापस अपने घर और फिर अब ये बीच में ये थोड़ी सी रुकावट के आ गई, मैं फिर से वापस थोड़ी जाऊँगा. नहीं, मैं ये रिस्क लेता हूँ कि मैं इन्हीं के अंदर से जाता हूँ, क्योंकि ऊपर से या नीचे से जाने के लिए मेरे पास इतना फ्यूल, इतना पेट्रोल नहीं है मेरे पास. तो मैं ये रिस्क लेता हूँ क्योंकि मुझे मेरी फैमिली से मिलना है, मुझे मस्त ब्रेकफास्ट करना है उन लोगों के साथ. मैं फिर से वापस जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ. ठीक है, I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round, round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wing, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Okay, तो हम देखते हैं कि क्या हुआ कि उसने, जो पायलट था, उसने अपना जो एरोप्लेन था वो स्टॉर्म के अंदर ले गया. तो फिर स्टॉर्म के अंदर ले जाने के बाद ऐसा हुआ कि उसको कुछ दिख नहीं रहा था, पूरा हर तरफ अंधेरा छा गया था. वो एरोप्लेन की बाहर भी नहीं देख पा रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था उसको और वो कंफ्यूज हो गया था. उसने अपना कंपास चेक किया देखने को कि वो कौन से डायरेक्शन में है, सही जा रहा है कि नहीं. तो कंपास गोल 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 घूम रहा था, मतलब कंपास भी खराब हो गया था. वैसे वेदर में कंपास भी काम नहीं कर रहा था. तो एरोप्लेन के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स है वो
देखने लगा, वो यूज़ करने लगा कि शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए, शायद कोई उसे गाइड कर ले या उसको किसी चीज़ की मदद मिल जाए। कैसे भी करके ये जो बादल है, काले बादल, इनके आगे वो चला जाए, फिर आगे का रास्ता तो क्लियर ही होगा। तो उसने देखा कि बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी काम नहीं कर रहे। अब वो बहुत डर गया, वो बहुत घबरा गया और वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गया कि अब मैं क्या करूँ। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था और उसके खुद के आंखों पर बिलीव भी नहीं हो रहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो I saw another airplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying. हाँ, तो वो क्या करता है कि वो पेरिस कंट्रोल को कॉल करता है। पेरिस कंट्रोल ऐसा कहता है, क्या आप सुन सकते हैं? पर जो रेडियो था वो भी काम नहीं कर रहा था, रेडियो काम नहीं कर रहा था, कंपास काम नहीं कर रहा था, उस एरोप्लेन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था। एंड देयर वाज नो वे कि वो आगे कैसे जाए। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आगे कैसे जाए, घर कैसे पहुंचे। घर छोड़ो, पर कम से कम वो इन काले बादलों से तो निकले, फिर आगे तो फिगर आउट कर ही लेगा। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे वो। तो फिर उसने एक ब्लैक एरोप्लेन देखा अपने, मतलब उसी स्टॉर्म में, उसी जो तूफान का वातावरण हो रहा था उसी में उसने ब्लैक एरोप्लेन देखा और उसमें कोई लाइट्स नहीं थे, और उसमें कोई लाइट्स ही नहीं थे। और उन्होंने देखा कि वो जो पायलट है वो इनके तरफ देख रहे थे, मतलब उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया। जैसे इन्होंने देखा कि ये ब्लैक एरोप्लेन मेरे साइड से जा रहा है, वैसे ही जो ब्लैक एरोप्लेन वाले हैं इन्होंने भी इनको देखा कि हाँ ये भी है करके, ये ऐसे तूफान में फंसे हुए। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टूवर्ड्स मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो उन्होंने डायरेक्ट ऐसा किया कि उन्होंने, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था, उन्होंने ये पायलट को बोला, डकोटा के पायलट को, कि आप मुझे फॉलो करो। मतलब उन दोनों में कुछ बात भी नहीं हुई ना। डकोटा प्लेन के पायलट ने बोला कि अरे मैं फंस गया हूँ, मुझे निकालो, मुझे रास्ता बताओ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, दोनों में बस एक आई कांटेक्ट हुआ और शायद ऐसा हो सकता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट ने उनकी आंखों से ही समझ लिया हो कि नहीं ये इंसान तकलीफ में है, या फिर ये इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, शायद ये इंसान गलती से ये स्टॉर्म में, इस तूफान में फंस गया है करके। ओके, सो ऐसा हो गया। तो फॉलो मी, ही वॉज सेइंग। तो उन्होंने बोला फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। तो जो ड्राइवर था, जो पायलट था डकोटा का, जो अपना मेन कैरेक्टर है, उसने सोचा कि हाँ इनको मेरे एक्सप्रेशन से ही, या मतलब मेरे हरकतों से ही कि मैं इधर उधर देख रहा हूँ सब, आई एम फाइंडिंग माई वे आउट, आई एम ट्राइंग कि कोई इंस्ट्रूमेंट तो काम करे ताकि मैं आगे बढ़ूँ। तो उनको समझ में आ गया होगा कि मैं खो गया हूँ और मुझे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो फिर वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow. तो जो ब्लैक एरोप्लेन वाला था वो डकोटा के आगे चला गया। आगे क्यों गया? क्योंकि वो आगे रहेगा तभी तो ये पीछे से फॉलो करेगा ना। अब अगर डकोटा वाला आगे रहता तो वो प्लेन छोड़ के क्या पीछे पीछे देख के फॉलो करता। तो he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. जो एक ओबीडियंट चाइल्ड होता है, जैसे एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो जाते हैं वहाँ वो भी जाता है, पीछे पीछे उनको फॉलो ही करता रहता है, उनके कदमों की तरफ देखता ही रहता है। वैसे ही ये जो डकोटा का पायलट था वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के पीछे पीछे अपने डकोटा को ले जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. तो वो पीछे पीछे जा रहे थे। आधा घंटा हो गया वो उस स्टॉर्म से निकले ही नहीं। और फिर उन्होंने देखा कि कितना फ्यूल था उनके पास इतना ही फ्यूल था कि वो 5 या 10 मिनट ही उड़ सके। एंड लिटरली वो बहुत डर गए, वो बहुत ही मायूस हो गए कि ये क्या हो गया करके। और फिर उन्होंने
मतलब वो फिर से डरने लगे और फिर उन्होंने सोचा कि कैसे होगा, अगर 5-10 मिनट में रास्ता क्लियर नहीं हुआ तो कैसे होगा, हम निकल नहीं पाए तो कैसे होगा, वो तो ब्लैक एरोप्लेन वाला तो उड़ जाएगा पर मैं तो यहाँ मरूंगा ना। तो ऐसा I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and I followed through the storm. और फिर वो नीचे जाने लगा और फिर ये डकोटा के पायलट भी उनके पीछे जाने लगे। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. It was a runway. हाँ, तो अब आ गया था रनवे आ गया था, मतलब अब ऐसा हो गया था कि उनकी मंजिल आ चुकी थी और वो नीचे नीचे जा रहा था ब्लैक एरोप्लेन और डकोटा भी फिर नीचे नीचे अपना एरोप्लेन ले जाने लगा। तो बेसिकली क्या हो गया कि वो खुश हो गया कि अरे 5-10 मिनट उड़ सकूं मैं, इतना ही फेल था, पर अब तो रास्ता अपना खत्म हो गया है, अब तो हमारी मंजिल आ चुकी है, अब तो रनवे दिख रहा है मुझे, एन एयरपोर्ट। तो एन एयरपोर्ट आई वॉज सेफ कि हाँ मैं तो सेफ था, मैं बच गया, अच्छा हो गया मैं बच गया क्योंकि मैं वापस गया नहीं फ्यूल के लिए और अभी थोड़ा सा ही फ्यूल बचा था तो फिर मेरी मंजिल ही आ गई। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। हाँ, तो फिर उसने उसको गाइड किया, ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट ने या डकोटा पायलट को गाइड किया। फिर डकोटा पायलट नीचे लैंड कर गया, फिर ऊपर देखता है तो ब्लैक एरोप्लेन गायब, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ वहाँ था ही नहीं। तो फिर आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Yours was the only one I could see on the radar. So, what helped me to arrive safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? यहाँ अपना लेसन खत्म होता है। तो क्या होता है कि वो उसकी लैंडिंग हो गई, वो उतर गया अपने प्लेन से और फिर वो कंट्रोल रूम के अंदर गया, जो भी कंट्रोल टावर था उसके अंदर गया और उसने मतलब वो यही चीज़ पूछने लगा कि मुझे एक एरोप्लेन ने हेल्प किया, वो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था, तो उनसे आप मेरा कांटेक्ट करा सकते हैं क्या, मुझे उनको थैंक यू बोलना था। और उन्होंने तो फिर वो वुमन ने बोला, जो वह औरत खड़ी थी उसने बोला, दूसरा एरोप्लेन? कौन सा दूसरा एरोप्लेन, वो भी इतने तूफान में? मुझे तो रडार पे सिर्फ आपका ही एरोप्लेन दिख रहा था, किसी और का एरोप्लेन था ही नहीं, आप अकेले थे उधर, आपका एरोप्लेन अकेला था उधर। तो फिर ये सोचने लगा कि अरे वो फिर मुझे मदद किसने किया, कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ आदमी जिसने मुझे देखा। मैंने तो उसको कुछ बोला भी नहीं कि अरे मैं फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बाहर निकलूँ। मैंने उनसे कभी कुछ बोला नहीं, कुछ मदद नहीं मांगी, हमारा बस एक आई कॉन्टैक्ट हुआ और उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोला फॉलो मी और मैं उनके पीछे पीछे चला गया। उन्होंने इतना मुझे आधा घंटा 40 मिनट्स का जो समय था मैं उनके पीछे पीछे था, उन्होंने मुझे रनवे की तरफ गाइड किया, दिखाया कि देखो ये रनवे है, जाओ। हमारी ज़्यादा बात भी नहीं हुई, कुछ नहीं, उन्होंने बस मेरी आंखों से ही समझ लिया मेरा जो दर्द था, मेरा जो डर था, और उन्होंने मुझे इतना गाइड किया। तो वो कौन था? तो यहीं पे जो अपने ऑथर है उन्होंने अपना लेसन एंड कर दिया है। सो यही था अपना लेसन। थोड़ा सा मतलब अब पोएट ने हमको वो इंटरप्रेट करने को ओपन छोड़ा है कि नहीं, अब आपकी इच्छा, आपको जो इंटरप्रेट करना है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान ने कोई भेजा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो एरोप्लेन सच में हो और उसको दिखा नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई वह एरोप्लेन था ही नहीं, वो तो उसके मन का भ्रम था कि कोई आया और किसी ने उसको गाइड किया। तो कोई भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन होगा? तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके,
सो ठीक है, और क्या है, इसकी समरी देख लेते हैं। ब्लैक एरोप्लेन समरी और मैसेज। ओके, सो a black aeroplane. The black aeroplane is a story about a pilot flying in his Dakota plane from France to England. On a clear night, the pilot encounters a massive storm which disables his instruments and leaves him lost in the clouds. Amid the chaos, he spots a mysterious black aeroplane flying next to him, and the unknown pilot gestures for him to follow. Despite having little fuel left, the pilot follows the black aeroplane through the storm and safely lands at an airport. When he asks about the other plane, the control tower reveals that no other aircraft had been flying that night. अच्छा, तो वही होता है कि जो डकोटा का पायलट है वो अपने घर जा रहा होता है फ्रांस से इंग्लैंड। उसका घर का होता है इंग्लैंड में, वो कहाँ से जाता है, फ्रांस से। तो फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा होता है, जाता है, मस्त खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, मैं अपने फैमिली से मिलूँगा, लंच करूँगा, डिनर करूँगा। स्पेशली वो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। और वह उसको बहुत तूफानी मौसम दिखता है कि बहुत काले बादल छाए हुए हैं, और उसके पास उतना पेट्रोल भी नहीं था कि वो ऊपर से नीचे से या टर्न लेके या घूम के आगे बढ़े। उसके पास उतना पेट्रोल रहता है कि वो पीछे जाके, मतलब 150 किलोमीटर पीछे जाके पेरिस से फिर से फ्यूल भर के आए। पर उसको लगा देखो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और मुझे तो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और मुझे मेरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना है, तो मैं मेरे ब्रेकफास्ट के लिए इतना तो रिस्क ले ही सकता हूँ। तो उसने वो चीज़ बहुत लाइटली ले ली। ये बहुत छोटी रिस्क नहीं थी जो उसने ली। फिर जब वो बादलों के बीच में से अंदर गया तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ देख नहीं पा रहा है बाहर। उसका कंपास काम नहीं कर रहा है, उसका रेडियो काम नहीं कर रहा है, वो पेरिस कंट्रोल को भी कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा था। कोई और इंस्ट्रूमेंट्स उसने देखे वो भी काम नहीं कर रहे थे। वो बिल्कुल हेल्पलेस था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। उसको लगा कि आज तो मेरा हो गया, आज तो मैं बादलों के बीच, बादलों के ऊपर ही चला जाऊँगा, अभी RIP हो जाऊँगा मैं पूरा। तो उसको बहुत डर लगा, उसको बहुत ही इस चीज़ का अफसोस हुआ कि अरे मैंने छोटी सी चीज़ के लिए, सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए क्या ये कर लिया मैंने। तो वही फिर ऐसा हो जाता है कि एक अननोन ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखता है। उसका पायलट उसको बोलता है कि फॉलो मी, तो वो उसको फॉलो करते करते जाता है और वो उसको गाइड करता है। और फिर जब वो इंग्लैंड पहुंचता है, वहाँ के जब वो कंट्रोल टावर में जाता है और वो लेडी को पूछता है कि वो दूसरा एरोप्लेन वाले से मेरा कांटेक्ट करा दो, उसने मेरी मदद की। तो वो बोलती है अरे मुझे तो रडार में आपका अकेले का ही एरोप्लेन दिख रहा था, कोई और एरोप्लेन कैसे हो सकता है उतने तूफान में, और हमने चेक किया तो नहीं था, और इतने तूफान में कोई और एरोप्लेन क्यों अपना लेकर जाएगा, सब लोग आपकी तरह पागल तो नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं बोला उसने, पर हाँ यही बोलना चाहती थी वो। तो मैसेज ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन इज दैट करेज एंड फेथ कैन हेल्प अस नेविगेट थ्रू लाइफ्स मोस्ट चैलेंजिंग एंड अनसर्टन मोमेंट्स. The narrator's decision to fly through the storm despite the risk reflects determination and a willingness to take risk in pursuit of his goal. The mysterious black aeroplane that appears to guide him symbolizes hope, guidance, and perhaps divine intervention, reminding us that help can come from unexpected sources when we are lost or facing adversity. This story also highlights the unpredictability of life and the importance of trusting one's instincts in difficult situations. ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी थोड़ी देर में, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन का मतलब जो मैसेज है इस पोएम में देना, इस लेसन में हमको देना चाहते हैं वो ये है कि खुद पे विश्वास रखो। कभी डेंजरस सिचुएशन आती है तो उसमें डरो मत, डगमगाओ मत, हिम्मत मत हारो, और हेल्प कहीं से भी आ सकती है अनएक्सपेक्टेड वे से। अब उसने क्या ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि नहीं कोई रैंडम सा ब्लैक एरोप्लेन आएगा मुझे गाइड करेगा, नहीं, पर उसी वक्त उसी समय उसी के पास वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं और क्यों नहीं गया, वो ब्लैक एरोप्लेन भी क्यों घुसा स्टॉर्म में हमें पता है नहीं। हम उसके पीछे की ज़्यादा
एनोलॉजी या फिर रीजनिंग नहीं दे सकते कि वो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ क्यों आया। ठीक है, इसके पास फ्यूल नहीं था तो ये डायरेक्ट अंदर घुस गया, पर वो क्यों अंदर घुसा, उसके पास भी फ्यूल नहीं था क्या, और फिर वो घुसा भी, तो ऐसा कैसा कोइंसिडेंस हो गया कि दोनों एक ही जगह पर मिले एक दूसरे से। वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं और भी हो सकता था, क्योंकि काले बादल एक या दो तो नहीं थे, इतने सारे थे, तो उन दोनों में बहुत डिस्टेंस हो सकता था कि ब्लैक एरोप्लेन एक कोने में और ये डकोटा एक कोने में, पर ऐसा नहीं हुआ। हेल्प मतलब वो दोनों मिले ही इस ऐसी सिचुएशन में कि हमें ऐसा लगता है एज स्टोरी रीडर्स कि नहीं, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसका मकसद ही यही था कि वो बचाने जाए। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं शायद भगवान ने भेजा, एक बोल सकते हैं। पर यहाँ एक चीज लिखी है कि द नैरेटर्स डिसीजन टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म डिस्पाइट रिस्क रिफ्लेक्ट्स द डिटर्मिनेशन एंड द विलिंगनेस टू टेक रिस्क इन परस्यूट ऑफ हिज गोल। देखो ये चीज एक हो सकती है, क्या बोलते, एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हम रख सकते हैं कि आपका कोई गोल है, तो आप उसे परस्यू करने के लिए रिस्क ले रहे हैं। पर इसमें इसका गोल क्या था, ब्रेकफास्ट करना, पर ब्रेकफास्ट के चक्कर में उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। ठीक है, अगर वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं आया होता तो क्या हुआ होता, उसको रास्ता समझ नहीं आता या फिर वो निकल नहीं पाता, वो किसी पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, उसके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चल रहे थे, तो ये थोड़ा सा केयरलेसनेस हो गया। और थोड़ा सा ये चीज़ ऐसी है कि मैं एज अ पर्सन इंडिविजुअली तो सपोर्ट नहीं करूँगी कि ठीक है वो ब्रेकफास्ट पे नहीं पहुँचता, थोड़ा लेट पहुँचता, अगर वो पेरिस जाके फ्यूल भरता और फिर वापस आता, ठीक है भले ही टाइम ज़्यादा लगता। और ऐसे तो नहीं कि वो एक दिन के लिए गया, ब्रेकफास्ट क्या, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा अपने हॉस्टल से अपने घर वापस आता है और अगर वो बोलता है कि मुझे ये चीज़ बना के चाहिए, तो पेरेंट्स बना के देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसका ब्रेकफास्ट मिस हो जाता तो वो लाइफ में वो चीज़ कभी फिर से नहीं खाता, ऐसा नहीं, वो अगले दिन का ब्रेकफास्ट करता। ब्रेकफास्ट के समय नहीं पहुंचता तो वो लंच के समय पहुंचता, डिनर के समय पहुंचता, पर सेफली तो पहुंचता। इतना डर तो नहीं होता उसके अंदर। ये तो बहुत बाल बचा ये कि वो ब्लैक एरोप्लेन आ गया, उसने गाइड किया, फिर पता भी नहीं कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन है, क्या है, वो लेडी को रडार पे दिखा भी नहीं, तो पक्का वो भगवान ने ही भेजा होगा। पर ये जो चीज़ है कि टू टेक रिस्क इन परस्यूट ऑफ हिज गोल, तो अपना गोल है कोई तो अच्छी बात है, पर उसको परस्यू करने के लिए रिस्क लो, पर इतनी भी रिस्क मत लो कि अपने जान पे वो बात आ जाए। और इसका क्या गोल था ब्रेकफास्ट खाने का, ब्रेकफास्ट पे नहीं भी खाता तो लंच खाता, डिनर खाता, या फिर अपने फैमिली को फिर से ब्रेकफास्ट बना के मांगता कि नहीं मैं इतने दिनों बाद आया हूँ तो मुझे फिर से बना के दो। अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी पर उसने डाला। तो हमें इस चीज से ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में डिसीजन लो पर थोड़ा सोच समझ के लो, सिर्फ इमोशन के चक्कर में मत लो, प्रैक्टिकली डिसीजन लो। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होगी, टॉक्सिक रिलेशन में रहते हो क्यों, क्योंकि अच्छा लगता है, नहीं वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे बाहर जाने से मना इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली सोचो, कोई आपसे सच्चा प्यार करेगा तो कोई आपको नहीं रोकेगा किसी चीज के लिए। और हम भी तो इतने समझदार है ना कि हमें भी समझता है क्या चीज राइट है क्या चीज रॉन्ग है। हम भी तो ऐसे 10 जगह नहीं जाते, घूमते फिरेंगे ना, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो वही रहता है, प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग से सोचो, दिल से मत सोचो। दिल का काम है ब्लड सप्लाई करना, दिल का काम है, जो दिल का काम है वो उसको करने दो। दिल का काम ये नहीं है, सोचने का काम नहीं है, दिमाग का काम है सोचने का। तो दिमाग से सोचो कि नहीं इतना मेरे सामने काले बादल दिख रहे हैं तो मैं पेरिस से जाके पेट्रोल भर के ही ले आता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर से या नीचे से निकल जाऊंगा। ये नहीं कि अंदर घुस जाता हूँ, फिर उसने इस चीजों का जो रिपरकशन होगा वो पहले से ही नहीं सोचा। इतना पायलट था ना, वो पढ़ लिख के पायलट बना होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि एरोप्लेन पे बिठा दिया होगा उसको पहले ही दिन। तो वही वो पायलट बना होगा इतना पढ़ लिख के, तो उसको तो पता ही होगा ना कि इतना ऐसे मौसम में नेटवर्क इशू हो जाता है, वो कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, शायद कंपास काम नहीं करेगा। बहुत नई चीज तो नहीं थी उसके लिए एज अ पायलट, पर वही उसने थोड़ा सा अपने दिल की बात सुनी, और दिल हमेशा गलत डिसीजन लेता है, देख लेना लाइफ में कभी भी। तो इसलिए अपने दिमाग की सुनो,
और रिस्क लो, पर इतने भी रिस्क मत लो कि अपनी जान चली जाए। वो तो अच्छा हुआ कि ब्लैक एरोप्लेन आ गया होता, नहीं तो आज अब हम इसकी RIP वाली स्टोरी पढ़ रहे होते। तो यस, तो यही है, डिसीजन भी लो तो रैशनली लो, सोच के लो, ऐसे ही मत लो। ये जो PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये लेसन, छोटा सा ही है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।